Hi everyone, welcome back to my bio class. In this video, we will discuss about Mendel and his contribution in genetics. तो चलिए हम लोग देखते हैं मेंडल के लाइफ हिस्ट्री के बारे में और जेनेटिक्स में उनका क्या कंट्रीब्यूशन था इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए ग्रीगोर जोहान मेंडल फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाए। ठीक है, तो क्यों वो फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहलाए? बिकॉज ही लेड द फाउंडेशन ऑफ जेनेटिक्स। उन्होंने ही जेनेटिक्स की नींव रखी। सबसे पहले उन्होंने ही जेनेटिक्स के स्टडी को स्टार्ट किया। आज जो हम लोग डिफरेंट फील्ड्स ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में बात करते हैं, आज हम बात करते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स के बारे में, साइटोजेनेटिक्स के बारे में, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स के बारे में। तो ये सारा पॉसिबल हुआ मेंडल के कारण ही, इसीलिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स कहा जाता है। चलिए आप जान लेते हैं उनके लाइफ स्पैन के बारे में। He was born on 22nd July 1822 and died on 6th Jan 1884। और उनका जन्म ऑस्ट्रिया में एक फार्मर्स फैमिली में हुआ था, मतलब वो किसान के परिवार को बिलोंग करते थे। बाद में ऑस्ट्रिया के ही एक मोनास्ट्री में वो मंक के रूप में काम किए, मतलब आप ऐसे समझ लीजिए एक चर्च में प्रीस्ट यानी पुजारी के रूप में वो काम करने लगे। और वहां उस मोनास्ट्री के गार्डन में उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया पी प्लांट पर, ठीक है, जिसका बोटानिकल नेम है पाइसम सटिवम। पाइसम सटिवम याद रखिएगा आप, बोटानिकल नेम। उन्होंने पाइसम सटिवम पर 7 इयर्स तक एक्सपेरिमेंट किया, फ्रॉम 1856 टू 1863। एक्सपेरिमेंट करने के बाद उनको जो रिजल्ट्स मिला उसके आधार पर उन्होंने कुछ लॉज डेवलप किए, जिसको कहा जाता है लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो ये बताता है कि हाउ ट्रेट्स आर पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, मतलब हमारे पेरेंट्स के जो गुण हैं वो हम तक कैसे ट्रांसफर होते हैं, इसको कहते हैं लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उन्होंने इसके बारे में बताया अपने एक्सपेरिमेंट के आधार पर। अब क्या हुआ, इन 1865 मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स का जो रिजल्ट था उसके बारे में लेक्चर दिया। कहाँ पर? नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून, साइंटिस्ट लोगों का एक सोसाइटी हुआ करता था, वहां पर उन्होंने लेक्चर दिया। और 1866 में इसी नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी ऑफ ब्रून ने उनके फाइंडिंग्स को पब्लिश किया अंडर द टाइटल एक्सपेरिमेंट्स इन प्लांट हाइब्रिड। 1866 में उनका जो एक्सपेरिमेंट था वो पब्लिश हुआ, पर उनको कोई पहचान नहीं मिली। 34 इयर्स तक उनके एक्सपेरिमेंट को किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। अब in 1900, after 16 years after his death, Mendel's work was rediscovered by 3 scientists independently। मतलब 1900 में उनके डेथ के 16 ईयर बाद मेंडल के ही एक्सपेरिमेंट को दोहराया गया 3 साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग इंडिपेंडेंटली। और उनका एक्सपेरिमेंट मटर के पौधे पर नहीं था, उनका एक्सपेरिमेंट कुछ अलग अलग प्लांट पर था, पर वो उसी तरह का एक्सपेरिमेंट था जैसे मेंडल ने किया था। और इन तीनों साइंटिस्ट ने भी लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बताया। तो ये तीनों साइंटिस्ट कौन थे, इनका नाम जानना यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है ह्यूगो डी व्रीज, दूसरा है कार्ल कोरेंस और थर्ड है एरिक शेमार्क। तो इन तीनों साइंटिस्ट ने जब अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को पब्लिश करना चाहा किसी पेपर में, तब उन्हें पता चला कि इस तरह का एक्सपेरिमेंट पहले ही मेंडल के द्वारा किया जा चुका है और उनका जो रिजल्ट है वो नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी में ये पब्लिश भी हो चुका है। तब इन तीनों साइंटिस्ट ने जो लॉज ऑफ इनहेरिटेंस है उसके क्रेडिट मेंडल को ही दे दिए। ठीक है, तो अब हमें ये जानना है आगे कि आखिर मेंडल को रिकॉग्निशन क्यों नहीं मिले, उनको पहचान क्यों नहीं मिली इतनी बड़ी एक्सपेरिमेंट करने के बाद भी। आगे जा कर के वो फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाए, पर पहले उनको क्यों रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, इसके पीछे क्या कारण है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला है लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन एंड पब्लिसिटी।
तो उनका जो एक्सपेरिमेंट का फाइंडिंग जिस पब्लिकेशन में छपा था वो एक लोकल पब्लिकेशन था जो कि वर्ल्ड वाइड सारे साइंटिस्ट तक नहीं पहुंच पाया, जिसके कारण उनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। उस समय कम्युनिकेशन भी बहुत ही कम हुआ करता था, आज के जैसा सोशल मीडिया जितना फास्ट है वैसा नहीं हुआ करता था, तो ये एक रीज़न है। दूसरा है यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड। मेंडल बेसिकली एक मैथमेटिशियन थे, तो उन्होंने अपने बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में मैथमेटिक्स का यूज़ कर दिया, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया अपने डाटा एनालिसिस के लिए। तो ये मैथमेटिक्स का यूज़ बायोलॉजी में एक नया चीज़ था, तो बायोलॉजिस्ट ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए भी उनके एक्सपेरिमेंट को पहचान नहीं मिली। थर्ड रीज़न है द कंसेप्ट ऑफ फैक्टर वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय साइंटिस्ट। तो मेंडल ने बताया था कि पेरेंट्स के जो कैरेक्टर है वो उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होता है किसी चीज़ के द्वारा। उस चीज़ को उन्होंने क्या कहा था, फैक्टर, जिसको हम लोग आज कहते हैं, इसको हम लोग आज कहते हैं जीन। तो उस वक्त जीन, क्रोमोसोम, डीएनए, इन सब चीज़ों का डिस्कवरी नहीं हुई थी और मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था। तो उन्होंने कहा था कुछ ऐसा चीज़ है, फैक्टर है, जिसके द्वारा पेरेंट्स के कैरेक्टर उसके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र होते हैं। तो ये फैक्टर का जो कॉन्सेप्ट था उस समय लोगों ने उसको नहीं समझा, वो बहुत ही कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट था जो कि साइंटिस्ट के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया, क्योंकि वो फैक्टर का कोई फिजिकल प्रूफ भी नहीं दे सके थे। तो ये एक रीज़न रहा। नेक्स्ट है पीपल वेयर इंटरेस्टेड इन डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एट दैट टाइम। तो उस समय चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन भी डिस्कवर हो चुका था, जिस ओर लोगों का सारा ध्यान था, इसीलिए मेंडल के एक्सपेरिमेंट की ओर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये सारे रीजंस थे फॉर मेंडल्स नॉन रिकॉग्निशन। चलिए बच्चों अब देखते हैं रीजंस फॉर मेंडल्स सक्सेस। तो मेंडल को सक्सेस क्यों मिली, इसके क्या क्या कारण है। पहला देखिए, ही चोज पी प्लांट हैविंग विजिबल कंट्रास्टिंग ट्रेट फॉर द एक्सपेरिमेंट। तो मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए पी प्लांट को चुना, जो कि उनके एक्सपेरिमेंट को सफल बनाने का एक बहुत ही बड़ा कारण बना, क्योंकि पी प्लांट में कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे कुछ विशेषताएं हैं जो कि उनके एक्सपेरिमेंट को ज़्यादा आसान बना दिया और वो बहुत ही सक्सेसफुल रहा। ये कौन कौन सी विशेषताएं, इसके बारे में हम लोग एक अलग वीडियो में समझेंगे। लार्ज सैम्पलिंग साइज, मतलब मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पी प्लांट का यूज़ किया। अबाउट 30,000 पी प्लांट उन्होंने यूज़ किए अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जब हम रिसर्च के लिए अधिक संख्या में एक्सपेरिमेंटल मटेरियल लेते हैं तो हमारा रिसर्च का रिजल्ट जो है वो एक्यूरेट आता है। तो ये एक रीज़न रहा। नेक्स्ट, केप्ट प्रॉपर रिकॉर्ड ऑफ द डाटा। मेंडल ने इतने सारे पी प्लांट को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया तो ओब्वियसली डाटा भी बहुत सारे होंगे, तो उन डाटा का रिकॉर्ड कीपिंग भी उन्होंने प्रॉपरली किया, जो कि बहुत ही ज़रूरी था। फोर्थ रीज़न, यूज़ ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड फॉर एनालाइजिंग द रिजल्ट। मेंडल को जो रिजल्ट मिला उसको एनालाइज करने के लिए मेंडल ने स्टैटिस्टिक्स का यूज़ किया, जिसके कारण भी उनका रिजल्ट बहुत एक्यूरेट मिला। ही कंसंट्रेटेड ऑन 1 or 2 कैरेक्टर एट अ टाइम। तो मेंडल ने पी प्लांट पर जब एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटल स्टडी में मटर के पौधे का 1 या 2 कैरेक्टर को ही ध्यान दिया। एक साथ सारे कैरेक्टर को अगर वो ध्यान दे करके एक्सपेरिमेंट करते, उनका स्टडी करते, तो शायद वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। इसीलिए मेंडल ने एक समय पर 1 या 2 कैरेक्टर को ही स्टडी किया, जिससे कि उनका एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट सही मिला। नेक्स्ट है नो लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस जैसे फेनोमेनन मेंडल को अपने एक्सपेरिमेंट में देखने को नहीं मिला। अगर इस तरह का फेनोमेनन आ जाता तो शायद सही रिजल्ट या सही रेशियो मेंडल को नहीं मिल पाता। तो ये लिंकेज और इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, इसको भी हम लोग अलग से एक वीडियो में समझेंगे। तो ये सारे रीजंस रहे जिसके कारण मेंडल को सक्सेस मिला। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।